उस काल में भी और आज भी तुलसी के बराबर का, उनके समकक्ष खड़ा कर सकने लायक कोई व्यक्तित्व तो साहित्य में मुझे दिखता ही नहीं। तुलसीदास को साहित्यकार की नजर से तो हमारे यहाँ देखा नहीं जाता है, उनको तो एक धार्मिक ग्रंथ के रचयिता के रूप में देखा जाता है और एक आध कुछ चौपाइयों का पाठ करके अपना काम निपटा लिया जाता है। बल्कि फराक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मुझे तुलसीदास के घर में झाड़ू लगाने को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। कि भला भवा जौवन गवा सरते गई बलाए और जने जने का रूठना मोते सहा न जाए। ये कि उर्दू अकबर के पीरियड में नहीं थी, होता है खड़खड़ खड़खड़ तेगा बाजे चमचम चमक उठी तलवार, और वहां से फिर उसके बाद उसमें तोप आ जाती है। तो उस समय जब तलवार चलती होगी तो तोप नहीं होती होगी, फिर तोप के बाद तलवार आ जाती है, तलवार के बाद तमंचा आ जाता है। मुझे अपने बचपन के स्कूल याद है जहां जब हम लोग गेट पर पहुंचते थे स्कूल के, तब तक अवधी बोलते थे और जैसे ही घंटी बजती थी दरवाजा खुलता था तो सब लोग हिंदी बोलने लगते थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से की फौज का हिसाब करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि उसमें तो 1/3 फौजी अवध के हैं। उसको कतई कोई गुरेज नहीं होता इस बात में कि तुम अरबी से आ रहे हो कि फारसी से आ रहे हो कि पहलवी से आ रहे हो, जहां मन हो तहां से आओ, हमारे पास आओगे तो तुमको हम गरीब नवाज राम को कहेंगे, नुक्ता नहीं लगाएंगे। ये जो एटीट्यूड है ना अवध का कि जो कर पाओ कर लो, हम तो ऐसे ही हैं, कि अवधी को कुछ ज्यादा निकट से जायसी ने देखा है। हाँ, वो संगीत की लय है, सुर है, ताल है, यही लय है, लेकिन गोसाई जी अवधी का लय उठाते हैं जिसका मतलब होता है सर्वनाश, सत्यानाश। थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो भी गोसाई जी आपको समझ में आ रहे हैं, आप बड़का भारी विद्वान हैं तब भी समझ में आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेक्टर विद नितिन सुखीजा। आज जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में कई बार सोचना पड़ता है कि कैसे परिचय दिया जाए। वो इतिहास के साथ चल पड़ते हैं, कभी गांधी जी के साथ दांडी मार्च पे चले जाते हैं, कभी 1857 के चरित्रों के साथ चल पड़ते हैं, कभी बाबा तुलसीदास के साथ बैठ जाते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रहे, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत किताबें लिखी हैं, सम्मानित है और आज भी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ काम किए जा रहे हैं। मधुकर उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। और सर, सबसे पहला सवाल क्या, बातचीत की शुरुआत वहीं से करते हैं कि हाल फिलहाल में ही आपने एक बड़ा ग्रंथ कंप्लीट किया है, अगर उसे ग्रंथ कहा जाए तो, जो कोश आपने मानस पर, बाबा तुलसीदास के मानस पर जो कोश आपने पूरा किया, और थोड़ा उसके बारे में बताइए, वहां से बात शुरू करते हैं। देखिए, ये मुझे बात हमेशा लगता रहा कि बाबा तुलसीदास दरअसल उतने सरल नहीं है जितना हम उनको समझ लेते हैं। और ये समझने का कारण ये है कि हम सब ये मानते हैं और जानते हैं कि राम जी की कथा क्या है। तो चूंकि आपको कथा मालूम है तो आपको पता है कि वो अयोध्या में दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या में पैदा हुए, 4 भाई थे, फिर उनको लेके गए ऋषि, उनने मिथिला, और उन 4 जने बियाह हो गए, वहीं से लौट के आए। लेकिन फिर उसके बाद सीता का और इन्हें लक्ष्मण और सीता और राम का एक वचन दिए रहे कैकेयी का, तो इन्हें निकाल दीन के जंगल 14 साल के लिए चला गए। वहां सीता खोई गए अपहरण, उसके बाद राम गए लंका और लड़े रावण से और मारी वार के और सीता को लेके वापस लौटे और राज की। मोटी मोटी कहानी आपको पता है, इसलिए उस प्रवाह में आपको समझने में बाबा को कोई दिक्कत नहीं हो। आपको लगता है कि बात जैसा हम समझते हैं उसी दिशा में चल रही। लेकिन तुलसीदास जी भाषा के कितने बड़े ज्ञानी हैं और कितने बड़े पंडित हैं, और भाषा बरतने का जो उनका अंदाज है वो कितना जुदा है आम लोगों से। उस काल में भी और आज भी तुलसी के बराबर का, उनके समकक्ष खड़ा कर सकने लायक कोई व्यक्तित्व तो साहित्य में मुझे दिखता ही नहीं। जब फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि वो सबसे बड़े शायर थे दुनिया के, तो वो मजाक नहीं कर रहे होते, बल्कि फराक साहब ने तो यहां तक कहा कि अगर मुझे तुलसीदास के घर में झाड़ू लगाने को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तो ये
ये अंदाज तुलसीदास का जो है बात कहने का, वो सिर्फ राम कथा से पढ़ लेने से पूरा नहीं होता। अगर आप मानस को उसके सही अर्थ में और उन शब्दों के उन अर्थों में जान सकें जिसमें 500 साल पहले अवध में जो भाषा, जो शब्द बरते जाते थे और उनका जो अर्थ होता था, सारी मुश्किल वहीं से आती है। तुलसीदास को साहित्यकार की नजर से तो हमारे यहाँ देखा नहीं जाता है, उनको तो एक धार्मिक ग्रंथ के रचयिता के रूप में देखा जाता है और एक आध कुछ चौपाइयों का पाठ करके अपना काम निपटा लिया जाता है। नहीं नहीं, वो तो आप कहें कि एक सप्ताह में पाठ पूरा कर देंगे, 24 घंटे बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें आप तुलसीदास को कितना समझ पा रहे हैं, ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह उस पर लगा ही रहेगा। तुलसीदास जी का जो काम है वो अद्भुत है, मतलब उसके उसके समकक्ष आप दूसरी कोई रचना खड़ी नहीं कर सकते, ला के रख नहीं सकते, जो इस तरह से लोगों को प्रभावित करती हो। और जो खूबी है सबसे बड़ी गोसाई जी की, वो ये है कि आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो भी गोसाई जी आपको समझ में आ रहे हैं, आप बड़का भारी विद्वान हैं तब भी समझ में आ रहे हैं, और आपने बिल्कुल क्षेत्रान्वेषी आप लगे हुए हैं उसमें खोद के एक एक चीज निकालने में, तो भी आपको लगता है कि बाबा हर बार नई बात कोई कह के निकल जा रहे हैं। तो ये इतने लेवल पर तुलसीदास की वो रचना आपको छूती है। चूंकि वो राम कथा है इसलिए उसके ये स्वाभाविक सा दिखता है कि वो धार्मिक ग्रंथ की तरह देखी जाए, लेकिन वो धार्मिक ग्रंथ तो बात की बात है, वो जो रचना है वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि उसको उस तरह भी देखा जाना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा था बार बार कि हम गोसाई जी को जब पढ़ रहे होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम उसका अर्थ समझ रहे हैं, और इसलिए कि हमको कहानी मालूम है, लेकिन वो उससे ज्यादा कठिन है। गोसाई जी एक जैसे एक शब्द का प्रयोग करते हैं, लय। अब लय मतलब आप ढूंढ लीजिए कोई डिक्शनरी, हाँ वो संगीत की लय है, सुर है, ताल है, यही लय है। लेकिन गोसाई जी अवधि का लय उठाते हैं जिसका मतलब होता है सर्वनाश, सत्यानाश। सत्यानाश, हाँ, कि मतलब बिल्कुल ही तबाह हो जाए। और ये जो प्रलय है वो उसी में से बनता है, उसी लय से आता है। और ये गोसाई जी इस एक चौपाई में इसका प्रयोग करते हैं जब वो कहते हैं, सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि राम संकट में है, मारीच ने शायद वो गए थे हिरण का शिकार करने और मारीच ने आक्रमण किया होगा, तो तुम जाओ और अपने भाई की सहायता करो। तो लक्ष्मण मना कर देते हैं, नहीं जाते। सीता को क्रोध आता है तो वो दुनिया भर चीजें उनसे कहती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे मन में राजपाट की कहीं ऐसी तो नहीं कि कोई इच्छा हो। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है। तो लक्ष्मण तब भी नहीं करते, तब सीता का क्रोध बढ़ता ही जाता है और अंत में वो कहती हैं कि तुमको जाना ही होगा। तो लक्ष्मण जाते हैं और जाते समय वो एक चौपाई गोसाई जी इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई। मतलब जिसकी नजर घूम जाए भ्रिकुटि बिलास से तो दुनिया तबाह हो जाए, प्रलय आ जाए। आप सपने में भी कैसे सोच सकती हैं कि उनको कोई संकट हो गया होगा। अब वो लय आप अगर दूसरा कोई अर्थ उसका लेंगे तो ये लय आपसे नहीं फूटेगा। ये आपको उसी तरह देखना पड़ेगा। तमाम ऐसे शब्द हैं जैसे आप समझते हैं कि रुपया पैसा का जो लेन देन करता है तो अवध में उसके लिए एक शब्द आता है व्यवहारिया। हाँ, आज भी हाँ हमारा व्यवहार है उनसे। हाँ, और शादी ब्याह में लोग निमंत्रण पर व्यवहार देने जाते हैं, लिफाफा देते हैं तो व्यवहार कहते हैं कि व्यवहार दिया। ये शब्द अवधि का उसी तरह से व्यवहारिया मतलब साहूकार। अवधि में
व्यवहारिया मतलब जिसके पास रुपए पैसे का जो काम करता हो, जो साहूकार है, जिसके पास पैसा है, जो दे सकता है, जो वही व्यवहारिया है। व्यवहार में हम लोग बोलते हैं कि नेचर, प्रकृति है, इस आदमी का व्यवहार ऐसा है, वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार जो वो व्यवहार नहीं है, ये रुपया है शुद्ध रूप से। हाँ, और उसमें जब धनुष तोड़ देते हैं राम शिव का, तो लक्ष्मण का एक संवाद है उसमें जिस परशुराम से, और परशुराम उनसे कहते हैं कि तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम लोगों ने तुमको पता नहीं है कि शिव की कितनी कृपा है मेरे ऊपर और शिव का कितना ऋण है मेरे ऊपर, तो मैं वो कभी चुका नहीं सकता, तुमको इसका दंड मिलेगा। तो लक्ष्मण उनसे कहते हैं परशुराम से कि तब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, कि तुम बता दो कि कितना तुम्हारा कर्जा है शिव जी का तुम्हारे ऊपर, हम व्यवहारिया को बुला देते हो, थैली खोलेगा तुमको दे देगा, खत्म, कितना काहे के लिए लड़ रहे हो। तो परशुराम को और गुस्सा आ जाता, लेकिन ये व्यवहार वो वाला व्यवहार है कि साहूकार को बुला के उसकी थैली खुलवा देंगे और तुमको पैसे दे देंगे। मतलब आप अगर इस तरह देखना शुरू करिए तो आपको लगता है कि ये व्यवहार तो हम भुला ही गए थे, ये तो याद ही नहीं था हमको। लेकिन अवध जो शब्दकोश आपने बनाया, मतलब आपने इस पर काम किया, और जितना मैं जानता हूँ आपसे जब बात हो रही थी कि आपने अकेले ही इस पर काम किया, तो उसकी जरा उसके बारे में बताएं कि कैसे ये मोटिवेशन और फिर कैसे इस पर काम हुआ, कितना समय लगा, आपके साथ कौन था, कहाँ से क्या कुछ व्यवस्था हुई नहीं हुई, कैसे इस पर बन के कैसे तैयार हुआ ये? नहीं, हम असल में शुरू में ये लग रहा था कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा और 100-125 पन्ने की एक किताब बन जाएगी, इतने ही शब्द उसमें शायद कठिन जिनको आप मानते हैं या जिनके सही अर्थ जानने की आवश्यकता है वो होंगे। लेकिन उस पर भी एक अनुमान था कि इसमें 2 से 3 साल लग जाएगा। मतलब पूरा रामचरितमानस आप पढ़िए, एक एक शब्द उसमें से अवधि वाले निकालिए, फिर उसके बाद उनके पुराने अर्थ ढूंढिए, और किसी शब्दकोश में आपको वो नहीं मिलेगा तो आपको पुराने रेफरेंसेस पर जाके ढूंढना पड़ेगा कि दरअसल इसका मतलब क्या हुआ, कहां से आ रहा है। तो वो करने में 2 से 3 वर्ष का अनुमान था। मुझे ये लगा कि अगर कोई सरकारी संस्था या कोई विभाग कुछ मदद कर देगा तो हम 1-2 लोगों को ले लेंगे जो टाइप भी कर दें, जो मानस में हम शब्द अंडरलाइन कर लेंगे, तो कम से कम उसको ढूंढने में मदद करें, पुराने रेफरेंसेस देखने में मदद करें। लेकिन किसी ने कोई मदद का हाथ बढ़ाया नहीं। तो अंत में ये हुआ कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ने ये तय किया, उन्होंने कहा कि आप शुरू करिए और जो अंडरलाइन करने का काम है, जो ढूंढने का काम है शब्द, वो मैं कर दूंगी, अर्थ आप ढूंढ लीजिए। तो लगा तो समय उतना ही जो आसानी से हो सकता था उसमें उतना जूझना पड़ा, और मतलब घंटों एक दिन में पता लगा एक शब्द पे आप आकर, कुछ शब्द तो आप जानते हैं तो उनका अर्थ आसानी से मिल गया, लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ सही तलाश करने में 2-3-4-5 दिन तक लगे कि अब ढूंढते रहे कि कहीं इसका अर्थ मिल जाए। अब जैसे एक नदी का जिक्र आता है रामचरितमानस में, उस नदी का केवल एक उल्लेख मिलता है और उसका नाम है नदी का धेनुमती। अब धेनुमती ने हमारा सबसे ज्यादा समय लिया, क्योंकि ये मनु महाराज जो हैं वो अयोध्या में राजा थे, और जब उनके बाल सफेद होने लगे तो उन्होंने कहा कि अब संन्यास लेने के समय अपने बेटे को उन्होंने राजपाट सौंपा और अपनी पत्नी के साथ निकल लिए। तुलसीदास जी कहते हैं एक चौपाई में कि उन्होंने धेनुवती नदी में स्नान किया। ये हमारे समझ में नहीं आया कि भैया अयोध्या से, और गए वो नैमिषारण्य, तो अयोध्या और नैमिषारण्य के बीच में धेनुमती तो कोई नदी ही नहीं है, तो कहाँ नहा लिए वो। और ये मानना कि तुलसीदास जी ने ऐसे ही लिख दिया होगा, ये संभव नहीं है। तुलसीदास बहुत ठोक बजा के एक एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो आसानी से नहीं
हम ढूंढते 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 अयोध्या में एक पंडित जी मिले। तो हमने उनसे पूछा कि पंडित जी ये बताओ, डॉक्टर थे, पीएचडी किए हुए थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ। और उनका नाम था स्वामीनाथ पांडे, जिनको सब लोग सनापा कहते थे। अपा, अच्छा, हाँ। तो तो हाँ, उन्होंने हमने उनसे पूछा कि धेनुमती कहाँ है भाई। तो उन्होंने कहा तो पहुंच गए हो वहां। तो हम कहा हाँ, पहुंच तो गए, लेकिन है कहाँ कहाँ? है ये नदिया। तो कहे नदिया तो अब हो है। तो हम कहे, कहाँ है। तो कहीं रोका, जो एक संस्कृत में आवत है एक शब्द मुख सुख, कि बोले में धेनु तनी मुश्किल होत रही, तो का गो गई थी, वो गोमती हुई गई। तुलसी हो गई। तो हाँ, तो वही नदी है। और गोस्वामी तुलसीदास जब मनु नदी वो पार करते हैं तो उसको धेनुमती कहते हैं। और जब भरत राम को मनाने जाते हैं वही नदी पार करते हैं तो उसको गोमती कहते हैं। वक्त। वो तब तक उस पीरियड में धेनुमती गोमती हो चुकी थी। ये मतलब आप शब्द कैसे ट्रैवल करते हैं और कहाँ होते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। बल्कि इसमें तो और भी चीज हो, मती जो है वो नदी के हिसाब से आता है, उसका मति से कोई अर्थ नहीं है। मतलब ये अगेन ये भी सनापा जी का ही एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं कि संस्कृत में एक शब्द आता है मतीरा, और वो पंजाबी में आज भी बोला जाता है। मतीरा मतलब फल, नदी के किनारे होने वाला फल, माने खरबूजा तरबूजा। तो जब मनु महाराज अयोध्या से निकले तो उन्होंने कहा कि आज से हम सिर्फ फल फूल खा के रहेंगे, अनाज त्याग दिया उन्होंने। और वो मतीरा खाते हुए जाते थे। लखनऊ के खरबूजे तो आज भी मशहूर हैं। उस जमाने में गोमती के तट पर जो खरबूजे होते होते वो मतीरे होंगे। और वही मतीरा, चूंकि वो नदी के तीर से शायद निकला होगा ये शब्द, वो गो में जाके जुड़ा, वो धेनु में भी वही जुड़ा था। तो खरबूजा तो मनु के महाराज के समय से था, और इसी धेनुमती इसी नदी के किनारे इसी तरह का। और गोमती में भी वो खरबूजा रह गया, धेनु बदला, मती नहीं बदला। तो अब आप कैसे इसको मतलब जिस दिन ये सनापा ने ये समझाया, मुझको लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मुझको प्राप्त हो गया है। अब मतलब मैं धेनुमती और गोमती जानता हूँ। जान लिया है। ये तो वाकई बहुत कमाल की बात है कि लखनऊ में रहने वाला कोई नहीं जानता होगा कि इसका पुराना नाम धेनुमती है। पर जब आपने हाँ। काम किया सर, तो ये कुल मिला के मुझे लगता है कि आप जैसे बता रहे थे कि शायद 450 पन्ने का कोश, शब्दकोश बन गया है। कितने शब्द इसमें से निकल आए मानस के? नहीं, वो 10,000 के करीब होंगे, थोड़े कम होंगे हो सकता है, लेकिन इतने शब्द तो होंगे ही होंगे। और चूंकि अवधि पैशन है अब मेरा, और मैं उसके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं। तो मैंने कहा कि गोसाई जी ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन उसके 35 साल पहले जायसी पद्मावत लिख गए थे, अवधि में, और वो भी अवधि में है। अवधि में ही है। तो अगर पद्मावत की अवधि और तुलसी की अवधि कंपेयर की जाए तो पता लगता है कि अवधि को कुछ ज्यादा निकट से जायसी ने देखा है। मलिक मोहम्मद जायसी की अवधि ठेठ अवधि के करीब आएगी, और तुलसीदास बाबा की अवधि जो है उसमें चूंकि उनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, और जैसे मैंने कहा कि अवध का खुलापन, कि कहीं से शब्द आ रहा हो वो हम ले लेंगे, तो वो जायसी भी करते हैं, वो बाबा तुलसीदास भी करते हैं, और वो भाषा पूरी की पूरी करती है। उसको कतई कोई गुरेज नहीं होता इस बात में कि तुम अरबी से आ रहे हो, कि फारसी से आ रहे हो, कि पहलवी से आ रहे हो, जहां मन हो तहां से आओ, हमारे पास आओगे तो तुमको हम गरीब नवाज राम को कहेंगे, नुक्ता नहीं लगाएंगे। हमारे राम तो गरीब नवाज है, नवाज नहीं। जाओ जो बनो तुम्हारा तुम कर लो। तो ये जो एटीट्यूड है ना अवध का, कि जो कर पाओ कर लो, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही है, हम ऐसे ही रहे। तो एक बात बहुत जरूरी थी सर, जो हम लोग कर रहे थे पहले भी, कि जब हम आपस में हम लोग बात करते हैं कि भाई अवधि तो भाषा है,
ब्रजभाषा भाषा है, गोंडी है, जैसे आपने कहा कि बुंदेली है, बहुत सारे। ये जब हिंदी का एक उत्थान हुआ या हिंदी का जन्म हुआ, जो देवनागरी में हिंदी हम लोग आज जिस पर हम अभी बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे इन भाषाओं को दरकिनार करके डायलेक्ट बता दिया गया या बोलियां बता दिया गया, और इसको भाषा का दर्जा भी हटने लगा, और इसमें फिर काम होना कम होने लगा, और वो जो है, तो अवधि का डाउनफॉल अगर हम कहें लिटरेचर में, खासकर लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, अभी भी गांव में बोली जाती है, लेकिन वो कब से आपको लगता है कि कब से शुरू हुआ? ये मेरे ख्याल है 1700 के आसपास, जब नवाब वहां थे बंगाल में, और अंग्रेजों ने अपना कारोबार फैलाना शुरू किया था, तो तब से ये शुरू होता था। क्योंकि भाषा में अंग्रेजों की, या जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसकी रुचि सिर्फ इसलिए थी कि व्यापार में सहूलियत हो। चूंकि केंद्र कलकत्ता था, तो बंगला ये मानकर लोग चलते थे कि बंगाल से काम चल जाएगा। लेकिन इनको मालूम हुआ कि साहब, बिना अवध के व्यापार भी उतना बड़ा नहीं होगा, और या तो अवध में आइए आप, या आगरा जाइए। और उस समय तक दिल्ली का उस तरह से उठान नहीं हुआ था जो दर्जा अवध को और आगरा को हासिल था। तो जब अंग्रेजों ने बनाया भी, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध किया। वो बेसिकली 1857 के बाद का इवेंट है, घटना है उसके बाद की, जिसका एकमात्र यह था कि अवधि को बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर उसको आगरा से जोड़ा जाएगा तो इसका मतलब ब्रज एंड अवधि विल बी कंबाइंड, तो अवधि का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होगा। ये उनको समझ में आता। हिंदी कहीं उस पूरे जोड़ तोड़ में थी ही नहीं अंग्रेजों के हिसाब में। हिंदी मतलब कोई भाषा ही नहीं थी, तो उसके बारे में वो क्यों परेशान होते। उनकी दिक्कत थी कि अवधि ठीक से समझ में आए। और ये सनातन तौर पर आप देखिए तो ये लगता है कि जिसने अवध पर कब्जा किया, मान लिया कि हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया, उत्तर भारत माने अवध, खत्म किस्सा, वो उसके आगे कुछ है नहीं। और अगर अवध है तो उसकी बोली, उसकी भाषा अवधि है, तो आप भाषा पर भी जोर देंगे। यहां तक कि जब गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में बनाया गया अधिकारी भाषाओं का, वो एक विभाग बनाया उन्होंने, बल्कि वेलेस्ली वगैरह तो चाहते थे कि इसको ऑक्सफोर्ड द ईस्ट की तरह डेवलप किया जाए, एक पूरा विश्वविद्यालय हो भाषा का और ये वो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सरकारी बाबू, उन्होंने मार चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा ये सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये इनको हटाओ यहाँ से, फोर्ट विलियम कुछ नहीं है, उसको भाखा विद्यालय बना के यूनिवर्सिटी का दर्जा उसका नहीं होने दिया उन्होंने। वो तो इसको यहां से शिफ्ट करना चाहते थे कि ये इंडिया में रहे ही ना। उसमें 5 लोग जो नियुक्त हुए थे उनको भाखा मुंशी कहते थे। भाखा मुंशी। और उसमें, हाँ, और वो उनका जो काम था ना, वो ऑफिशियल जो मोहर होती थी उस पे लिखा हुआ है किताब कॉलेज, और पुस्तक कॉलेज बंगला में, हिंदी में मतलब देवनागरी में लिखा है किताब कॉलेज। तो वो यही करने के लिए था। 1800, सोचिए आप, फोर्ट विलियम का इतना उल्लेख आता है, लेकिन ये कितने लोगों को मालूम है कि फोर्ट विलियम ना बने, फोर्ट विलियम कामयाब ना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, और अंत में आके ग्रांट उसकी कम कराई, ग्रांट बंद कराई, और 50 साल भी नहीं चला फोर्ट विलियम शुरू होने से और बंद होने। मतलब 3 संस्थाएं उस समय काम कर रही थी। सबसे पहले तो आया था वो जो इसका जो मदरसा, तो अंग्रेजों ने कहा कि ये मदरसा देखना पड़ेगा। अच्छा, ये सारा जाके जुड़ता है क्लाइव के 1757 वाले प्लासी के युद्ध से, क्योंकि सिपाही बंगाली थे मोस्टली, तो उनको ये लगता था कि बंगला एक अच्छी भाषा है, इसको जान लेंगे तो सिपाहियों को समझने में और उनको आदेश देने में आसानी होगी। जब उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से की फौज का हिसाब करना शुरू किया, तो मालूम हुआ कि उसमें तो 1/3 फौजी अवध के हैं।
तो अवधि बिना जाने काम नहीं बनेगा। तो अवधि फोर्ट विलियम कॉलेज में थी, हिंदी का कहीं अता पता नहीं था। कितनी बड़ी बात है। बंगला थी, फारसी थी, अरबी थी, पहलवी तक पढ़ाई जाती थी, संस्कृत पर जोर था। अब सोचिए भाका मुंशी किन किन को, सबसे बड़ा नाम जो भाका मुंशी फोर्ट विलियम से जुड़े हुए थे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। अच्छा, वो भी। और उन्होंने कहा कि हाँ, उसके उन्होंने कहा कि साहब ये सिर्फ संस्कृत के पुराने ग्रंथों पर जाइए और उनका तर्जुमा होना चाहिए। तो उन्होंने कालिदास पिक किया और उन्होंने कहा कि एक और आदमी है अंग्रेज जिसको लोगों को कनेक्ट करने में आसानी रहेगी, तो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है उसका अनुवाद करवाया, शाकुंतलम का अनुवाद कराया। और उसके अलावा जो लोग थे उसमें मृत्युंजय एक थे, विद्यालंकार जी, तो वो अरबी फारसी के बड़े के भारी विद्वान थे। और दूसरे जो तरिणी मित्र थे वो संस्कृत और बाकी भाषाओं पे, और बंगला में तो चूंकि बंगाली थे तो बंगला में उनका हाथ बहुत ही अच्छा माना जाता। तो तरिणी मित्र थे, मृत्युंजय विद्यालंकार थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, और जो हिंदी के नाम पर या भारतीय भाषाओं के लिए रखा गया उनको, उनका नाम था लल्लू लाल जी। अरे वाह। तो हाँ, तो लल्लू लाल जी काम कर रहे थे, और लल्लू लाल जी थे संस्कृत के पंडित, उसके पहले पूजा पाठ कराते थे, तो संस्कृत बहुत धारा प्रवाह बोलते थे, और उन्होंने उस भाषा को संस्कृताइज कर दिया। बल्कि उन्होंने तो तुलसीदास की, बाबा की और प्रेम सागर जो ब्रज की थी, इन दोनों को संस्कृताइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। चला वो नहीं, चला तो वही ब्रज और अवधि का ही वाला ही, हाँ। हाँ, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत की। अच्छा, उसमें सदल मिश्र थे जो उन्होंने पूरा रामचरितमानस का बाबा जो लिख गए थे उसको उन्होंने गद्य में लिख दिया, वो नहीं चला। मतलब दुनिया भर ताम झाम इन लोगों ने किया, लेकिन जो शब्द हिंदी है वो फोर्ट विलियम में कहीं है ही नहीं। हिंदी का बहुत मुश्किल से नाम आता है 1854 में। उसके पहले अवधि, बुंदेली, ब्रज, इन्हीं की ओर जोर था इन लोगों का। और जो ये भाका मुंशी अपॉइंट किए गए थे, इनका भी काम वही था कि किसी तरह इन भाषाओं को समझा जाए। अच्छा, अंग्रेजों को कोई ऐसा भाषा मोह नहीं हो गया था कि वो भारत की सारी भाषाएं सीख लें। उनका सिर्फ इतना मामला था कि वो किसी तरह उन सिपाहियों की जो बातचीत होती है कि उसमें कोई षड्यंत्र वड्यंत्र न कर रहा हो, कोई उल्टा काम करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो बचाया जाए और वो न होने पाए। इसलिए वो भाषा सीखने पर बार बार जोर दे रहे थे। तो ये जो समझिए कि चूंकि मैंने इरफान साहब से पूछा था एक बार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहासकार बड़े, कि इरफान साहब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके 1/3 से ज्यादा फौजी अवध के थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही पढ़ा है, 1/3 से काफी ज्यादा थे। और यही वजह हुई कि अवधि, चूंकि वो लोग अवधि बोलते थे, और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये लोग जगह जगह विद्रोह करके भागे और भागकर अपने गांव जाने की प्रक्रिया में लखनऊ के जाया करते थे। तो लखनऊ मतलब जो नवाब थे उनकी राजधानी थी, और वो केंद्र था बड़ा। कनेक्टिविटी लखनऊ से ही होती थी हर जगह की। आपको रायबरेली जाना है कि अमेठी जाना है कि सुल्तानपुर जाना है या बहराइच जाना है, बिना लखनऊ हुए आपकी गति थी नहीं। तो इतना अंग्रेजों ने टॉर्चर किया, इतना मारा, इतने गांव जलाए, इतने लोगों की हत्याएं हुई इस विद्रोह को कुचलने की प्रक्रिया में। और ये कि लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि भाई अगर हम अवधि बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी सिपाहियों की तरह समझ लिए जाएं या उनके मित्र समझ लिए जाएं और हमारे ऊपर भी अटैक हो जाए। तो लोगों ने अवधि से किनारा करना शुरू कर दिया।
ओके। ये एक बड़ी वजह हुई जिसके कारण अवधि का स्कूलों तक में प्रवेश वर्जित किया गया। मुझे अपने बचपन के स्कूल याद है जहां जब हम लोग गेट पर पहुंचते थे स्कूल के तब तक अवधि बोलते थे, और जैसे ही घंटी बजती थी दरवाजा खुलता था तो सब लोग हिंदी बोलने लगते थे स्कूल में। जिससे और हम जब छुट्टी की घंटी बजती थी बाहर निकले फिर अवधि। अच्छा, मास्टर साहब जो पढ़ा हुए हैं वो भी बाहर निकल के अवधि बोलते थे और अंदर हिंदी बोलते थे। कोई स्कूल ने नियम नहीं लगाया था, लेकिन ये हुआ। और इसको मैं 1857 से ही जोड़ता हूं। मुझे लगता है कि जो मेन वजह इसकी रही वो 1857 है। तो मैंने आपको बुंदेली के बारे में पता नहीं कभी जिक्र हुआ कि नहीं, लेकिन बुंदेली का जो सबसे बड़ा, जिसको लिविंग लिटरेचर कहते हैं, ये दुनिया में बहुत कम जगह मिलता है। आपको ग्रीस में मिलेगा लिविंग लिटरेचर की परंपराएं, और ग्रीक लिटरेचर में मिलता है, रोमन साम्राज्य में और मेसोपोटामिया में लिविंग लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है। लिविंग लिटरेचर वो होता है जिसमें कोई कथा चल रही है, उसको तोड़ते नहीं है, उसमें जो कुछ नया होता है अपनी ओर से जोड़ते चले जाते हैं, तो एक अनंत कथा जैसा चलता है। ये बुंदेली के आल्हा में था। आल्हा शुरू होता है खड़खड़ खड़खड़ टेगा बाजे चमचम चमक उठी तलवार, और वहां से फिर उसके बाद उसमें तोप आ जाती है। तो उस समय जब तलवार चलती होगी तो तोप नहीं होती होगी, फिर तोप के बाद तलवार आ जाती है, तलवार के बाद तमंचा आ जाता है। तो हाँ, तमंचा तमंचा को शेर बच्चा लिखते हैं, तो जो एक्सेप्टेड है शेर बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा उसकी डिक्शनरी में, कि सारा तमंचा शेर बच्चा होता था। तो शेर बच्चा भी अवध की देर में। और अंग्रेज आतंकित थे कि ये ऐसा कौन सा गाना है जिसको सुन के लोग तलवार लेके खड़े हो जाते हैं और भाला उठा लेते हैं और मारकाट पे उतर आते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, उनको लग रहा था कि कोई विद्रोह का गीत है ये। तो एक वहां हुआ करता था अंग्रेज कलेक्टर, एलियट नाम था उसका। तो एलियट ने हुक्म दिया कि बुलाओ सबको जितने आला गाने वाले, और उनको बिठाया और मुंशी बिठाए और कहा कि आला सुनाओ, और सब लिखवाया उस। अच्छा। और लिखवा के उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया। जब वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ तो पता लगा कुछ उसमें निकल भी नहीं किया ऐसा। हाँ। तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो गई। लेकिन उसने ये किया कि एडिट करवाया आल्हा, और एडिट करा के एक किताब छापी और उसको असली आल्हा नाम दिया। उसके जो शुरुआती बंद हैं उसमें एक जगह आता है कि असली आल्हा वाई जॉन एलियट साहब दीन लिखवाए। ये आज भी गाया जाता है, लेकिन एलियट ने लिखवाए। हाँ। तो अब ये समझिए कि 1857 से गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने तक, बल्कि असहयोग आंदोलन तक, आल्हा शून्य है। फ्रीडम मूवमेंट का कोई जिक्र आल्हा में नहीं मिलता है। 1920 के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, गांधी आल्हा में प्रकट होते हैं, फिर नेहरू आते हैं, सुभाष आते हैं, ये सब लोग आते हैं, लेकिन 70 साल बाद। लिविंग लिटरेचर उतने साल लिविंग नहीं था, फिर वो रुक गया था। लिविंग नहीं था, लिविंग नहीं था। और उस पर भी ये था कि जो भी ऐसा आल्हा सुना जाएगा उसको अंग्रेज जब्त कर लेंगे। तो ऐसे 7-8 आल्हा, प्रोमिनेंट आल्हा नेशनल ये अपना नेशनल आर्काइव में है, और उससे ज्यादा इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है। उन जब्त आल्हों को अब हासिल किया जा सका है और बहुत जल्दी ही उनका एक संग्रह प्रकाशित होने वाला है। वाह वाह। तुषार साहब, ये जो भाषा की हम लोग बात कर रहे थे सर, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है। इनफैक्ट मैं आपसे, चूंकि आपसे बात चल रही है, तो नवाबों के वक्त में अवध में जब जो भाषा बोली जाती थी, तो एक लेवल पे, ऑफ कोर्स एक लेवल पे एक तरह की उर्दू बोली जाती थी, एक जबान जो कहा जाता है कि साहब दिल्ली से लखनऊ आ चुकी थी और फिर लखनऊ में ज्यादा फली फूली। पर क्या अवधि भी कोर्ट में अवधि का प्रचलन था उस वक्त, की उससे पहले ही वो खत्म होना शुरू हो गई थी?
नहीं नहीं, कोर्ट में अवधि थी, कोर्ट में अवधि थी, बाकायदा थी। बल्कि आप यही क्यों बात कर रहे हैं, और पीछे चले जाइए, लखनऊ से आप दिल्ली आ जाइए, आप आगरा चले जाइए। तो जो बाबर की जबान थी और अकबर की जो जबान थी, अकबर ब्रजभाषा में शायरी करता था, हाँ, उसके अशार मिलते हैं ब्रज में। वो तानसेन वो की कोई मौत पर जो प्योर उन्होंने फारसी नहीं 3 बोलता था, लाइनें कही, वो ब्रजभाषा ही बोलता था। हाँ, हाँ वो ब्रजभाषा ही बोलता था। और जो उनकी अपनी अंदरूनी भाषा होगी जो महल के अंदर बोलते होंगे, वो तुर्की थी। यानी आप ये समझिए कि उर्दू अकबर के पीरियड में नहीं थी। जिसको आप अनंत काल से चला हुआ मान रहे हैं, वो नहीं थी। अगर कोई भाषा थी तो वो अवधी थी, ब्रज थी। तो अवधि और ब्रज का नुकसान जितना हुआ है, उतना और किसी जबान का हुआ नहीं। हिंदी को बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि आप अवधि हटा लेंगे, आप ब्रज हटा लेंगे तो हिंदी में बचेगा क्या। बचेगा क्या? तो हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन इस डर से कि अवधि हटाने से हिंदी का नुकसान हो जाएगा, क्या हम अवधि का नुकसान कर देंगे? हाँ, मतलब कम ये से कम बात। अवध को तो ये सोचना चाहिए हाँ, कि भाई हमारा जवान है, हम बोली थे, तुझसे कौन मतलब, तू जो मैराथन करो। अवधि इतनी पावरफुल है, और खास तौर पर जो मर्दों की अवधि है, उससे ज्यादा पोटेंट, उससे ज्यादा पावरफुल औरतों की अवधि है। अगर आपको वाकई आज अवधि सुननी है तो आपको अवध के गांव में जाना पड़ेगा, उनसे सुनना पड़ेगा। मतलब जो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट। छापक छिवलिया आपने सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं, जिसमें एक हिरनी है जो अवधि में अपने हिरन से कहती है कि हिरन मस्त है, घास वास खा रहा है, तो हिरनी उससे कहती है कि तुम कुछ समझ पा रहे हो? तो उसने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं समझ पा रहे, क्या हो ही क्या रहा है भाई, राम पैदा होने वाले हैं, हाँ, राजा दशरथ के यहाँ बिटवा हुई, तो दावत वावत हुई, तो सब बोलावा जाए, हमारे सब बोलावा जा, तो हम तो खुश है। तो हिरनी कहे कि हमें ना बोलावा जाए, तुम्हें ले जाई हैं और तुम्हें मार के खाए ले। हमें ये डर लागत है कि अब हमारे सबके साथ छूट जाए। उठ जाइए। अब हाँ, अभी हम रह न पाए साथ। फाइनली वही होता है कि वो हिरण को ले जाते हैं और उसको जो भी होता है पका देते हैं, उसका मांस। हाँ, हाँ, और जब हिरनी जाती है कौशल्या के पास, राम की माता के पास, और उनसे कहती है कि ठीक है हिरण चला गया, लेकिन क्या ये हो सकता है कि उसकी जो खाल है वो हमको दे दो, ताकि हम उसको पेड़ पे लटका दें, देखा करें कि यही हमारा हिरण था। तो कौशल्या मना कर देती है और कहती है कि इस खाल से डफली बनेगी जो हमारे नाम बजा के आंगन में घूमेंगे, ये मैं नहीं दूंगी तुम्हें। आप सोचिए कि वो पीड़ा, वो कष्ट, वो बात, वो इंटेंसिटी बात की कहां से ले आएंगे आप किसी और जबान में? ये संभव नहीं है। अवधि में एक रामनरेश त्रिपाठी जी हुआ करते थे, वो झोला लटका के घूमा करते थे, और उनको ये बात पहले समझ में आ गई थी कि अगर गीत अवध समझना है तो औरतों के पास जाना पड़ेगा। और त्रिपाठी जी चूंकि बुजुर्ग आदमी थे, तो औरतों के बीच में बैठ के उनसे कहते थे गाओ, और अपना कलम लेके लिख लेते थे। कोई रिकॉर्डिंग की व्यवस्था थी नहीं। तो और औरतें भी त्रिपाठी जी को, रामनरेश जी को, मतलब उनसे कोई पर्दा वर्दा नहीं करती थी। उसमें मैं आपको 2 दोहे सुना देता हूं जो रामनरेश त्रिपाठी के संग्रह में मिलते हैं, और आप उससे कल्पना करिए कि कितनी पावरफुल लैंग्वेज अवधि रही, जिसमें एक औरत कहती है कि भला भवा जौवन गवा सरते गई बलाए, कि अच्छा हुआ जवानी बीत गई, हाँ, कि सिर से बला उतरी किसी तरह से, हाँ, कि भला भवा जौवन गवा सरते गई बलाए,
और जने जने का रूठना मोते सहा न जाए, कि जिसको देखो वही रूठा हुआ है कि हमारी वो देख ही नहीं रही, हमसे बात ही नहीं कर रही। तो वो अब जवानी खत्म, कब रूठेगा कौन, अब खत्म हो गई बात। हाँ, तो अब ये देखिए। और दूसरा एक मिलता है दोहा जिसमें वो कहता है, वो औरत कह रही है कि नीक भवा पियो मरी गए, मतलब अपने पति के मरने को कहती है कि बड़ा अच्छा हुआ कि मर गया। हाँ, वो ये नहीं, वो कामना नहीं कर रही है उसकी मृत्यु की, वो ये नहीं कह रही कि मर जाए, लेकिन वो कह रहा है अच्छा हुआ कि मर गया। मर गए, हाँ। कि नीक भवा प्यू मर गए, इन बच्चन के भाग, और 16 ठो रोटी बची, एक कटोरा साग। ओ, कि करता धरता कुछ नहीं था, 16 रोटी खाता था, एक कटोरा साग खाता था, कम से कम इन बच्चों मर गया तो अच्छा ही हुआ कि अब बच्चे खा लेंगे। क्या बात, मतलब इतना इतना ज्यादा पावरफुल एक्सप्रेशन है ये। आप इसका पैरेलल कहीं ढूंढ के दिखा दीजिए किसी और भाषा के साहित्य में, जो अवधि में है, तो शायद आपको नहीं मिलेगा, नहीं होगा। ह्यूमर भी अवधि में काफी तगड़ा रहा है, मतलब ये तो एक ह्यूमर से ज्यादा सटायर। सटायर, अवध, हाँ, सीधे तो बात ही नहीं करता ना किसी से, वो तो मतलब किसी चीज को भी वो घुमा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो पंच आता है, और अगर आप अवध का वो अंदाज नहीं समझ पा रहे तो आपको नहीं समझ में। जैसे अगर किसी के हाथ से गिलास गिर जाए तो ये नहीं कहेंगे कि गिलासवा टूट गया, का कहीं गिलासवा बचा तो नहीं, बचा तो है। हाँ, तो कि तू तो पूरी कोशिश कियो कि टूट जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बच गए हुए। तो वो अर्थ ही बदल देता है चीजों के। इतनी खूबसूरत, और सारी भाषाएं खूबसूरत ही होती हैं बेसिकली। अवध की खूबी, जैसा मैंने आपको बताया, कि इतने खुले दिल की भाषा है कि वो उसे परहेज नहीं होता किसी से। ऐसा नहीं होता कि उर्दू से आ रहा है या फारसी से आ रहा है, अरबी से आ रहा है तो हम नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे भाई, हम तो लेंगे। तुम नुक्ता लगा रहे हो, हम ना लगाई। हम बिना नुक्ते, हमारा गरीब गरीब रही, तू गरीब बोलो, तो उसे कोई मतलब। हमारे भाषा में वैसे भी जो एक ये जो एडेप्टेबिलिटी थी, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे अंग्रेज लालटेन लेके आए तो हमने कहा हम उसको लालटेन बोल लेंगे, हाँ, है ना। वो अब रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि पटरी वाली गाड़ी, हमने नया शब्द बना लिया रेलगाड़ी, जो रेल पे चल रही है। रेल तो अंग्रेजी का शब्द है। तो उस तरह से भाषा का अडेप्टेशन तो बहुत शानदार तरीके से रहा था। वो बाद में ग्रेजुअलिटी आई, लोग अड़ गए कि नहीं, ये जो एकदम खालिस प्योर ऐसे ही बोली जाएगी, हिंदी ये है, संस्कृत ये है, इस भाषा में इसको बिल्कुल ऐसे ही अड़ के बोलना है। तो वो उसमें ही जब से वो शुरू हुआ, तब से ये जो अवधी या गोंडी या बुंदेली जो आप बात कर रहे हैं कि भाई वो खुले दिल की भाषाएं थी, तो इन्होंने इनको चोट लगी कि भाई हम तो सबको अडैप्ट कर लेते हैं, सबको, सब लोग उसे शब्द उठा लेते हैं, सबसे एक्सप्रेशन उठा लेते हैं, उपमा उठा लेते हैं। और जो आज तर्क दिए जाते हैं कि आप भाषा को का शुद्धिकरण होना चाहिए, और ये कि भाषा प्योर होनी चाहिए। अरे भाषा नदी है, उसमें कूड़ा कचरा भी आके मिल जाता है, छोटी मोटी नदियां भी आके मिल जाती हैं, सब मिल जाती हैं। आप उसका प्रवाह रोक देंगे तो सड़ जाएगा पानी। वो भाषा है, वो कोई आपके घर का कुआं नहीं, तो आप उसको एक तरह से बांध के नहीं रख सकते। क्योंकि आपके पास समय कम है और जल्दी से, क्योंकि 1857 का जिक्र हुआ तो हम लोग सीताराम पाड़े और माजा प्रवास की बात भी जल्दी से कर लेते हैं 2 मिनट में, क्योंकि यह आपसे लंबी बातचीत जो है वो घंटों बैठ के हो सकती है। और वो मुझे लगता है कि एक सेशन हम लोग फिर करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ गांधी पर बात करेंगे, क्योंकि गांधी पर आपने इतना काम किया है। पर सीताराम पांडे की कहानी जो है, किस्सा पांडे सीताराम, और जो माजा प्रवास जो उन्होंने लिखी विष्णु भट्ट ने, कि भाई वो गए झांसी की रानी के साथ, वहां रहे, काम किया, वो विटनेस थे वो पहले विद्रोह के, और वो लौट आए। तो ये कहां से आपके हाथ लगे कहानी, और कहां से कैसे आपने शोध किया? और मतलब खासकर सीताराम पांडे में तो, इसमें तो फिर भी एक पांडुलिपि रही होगी माजा प्रवास की, तो ये कैसे काम
कहाँ से ये स्ट्राइक किया और आपने कैसे लिख डाला? नहीं नहीं, हमारे यहाँ असल में एक घर में एक लाइब्रेरी है अयोध्या में। तो हम सब लोगों का ये था कि सब 16 साल के हो जाएंगे तब आपको लाइब्रेरी में प्रवेश मिलेगा। हाँ, उसके समय मतलब बाकी समय आप बाहर बैठे रहिए। अ, बाकी लोग अंदर जाके पढ़ते उड़ते थे, हम लोग बाहर बैठे रहते थे। एक अखबार ले दे के आज अखबार आता था, वही पढ़ने की छूट थी। तो हमने पूछा भी घर में अपने बड़े लोगों से कि भाई ये 16 साल का कौन नियम है? तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तो बुद्धि में कुछ घुसी ना, उल्टा सीधा समझ लो, तो इससे अच्छा न पढ़ो। तो वो 16 साल को उन्होंने उठा के जोड़ दिया कि साहब आपका जनेऊ होगा यज्ञोपवीत, और 16 साल में होता था वो। तब आप तो पढ़ेंगे। तब आपको जानने को मिलेगा। तो मतलब आप बिना मतलब हमको जनेऊ कराने में ना मन हो, लेकिन अब ये कि लाइब्रेरियन जाना है तो जनेऊ तो कराना पड़ेगा। तो वो एक तरह का एंट्री कार्ड होता था जनेऊ। आप घुस गए लाइब्रेरी में, 16 साल के हो गए। और उसके बाद तो मतलब इतना तपे हुए रहते थे लोग कि बताओ 16 साल हमें बर्बाद करा दिया इन्होंने, घुसने ही नहीं दिया, देखने ही नहीं दी। तो जो हाथ लगता था वो सब उलट पुलट पढ़ते रहते थे उसी में एक जगह सीताराम पाड़े का जिक्र मिला, 5-7 लाइन में लिखा हुआ था। और वो उल्लेख था दो राजघरानों के हवाले से कि साहब एक तो तिलोई का राजघराना, राजा तिलोई, और एक पाठक जी थे सुल्तापुर के, उनकी भी रियासत थी। वो राजा नहीं थे लेकिन छोटी मोटी रियासत उनकी भी थी। तो वो इन दोनों लोगों का उल्लेख मिला। अच्छा, पाठक जी हम लोगों के संबंधी हुआ करते थे, मतलब परिवार का संबंध था उनसे। उसी में कभी पाठक जी ने वो सुनाया होगा किस्सा, तो किसी ने लिख के वहां रख दिया, लेकिन उसके बाद वो मिला नहीं। तो वो ढूंढते ढांढते एक बार मैं जब लंदन में था तो ये हुआ कि सब उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, और वो अनुवाद किया है जेम्स नॉर्गेट ने। और जेम्स नॉर्गेट वॉज द पर्सन हु वॉज मेजर एट दैट टाइम, जब सीताराम पांडे रेजिडेंसी में तैनात थे और नॉर्गेट भी लखनऊ में तैनात था। और पूरा हवाला सीताराम ने जब रिटायर हो गए, तिलोई वापस चले गए अपने गांव, वहां से लिख के फिर भेजा। और नॉर्गेट को अवधि बहुत बढ़िया आती थी, मतलब ना खाली बोलता था बल्कि वो अवधि बहुत अच्छी समझता भी था, नुआंसेस के साथ समझता था। मतलब वैसा अवधि समझने वाला दूसरा कोई मुझको ब्रिटिश उसमें दिखाई नहीं देता। नॉर्गेट ने वो किताब पढ़ी और उसका अनुवाद किया अंग्रेजी में, फ्रॉम सेपॉय टू सूबेदार। और वो किताब जब अंग्रेजों ने पढ़ी तो उनको लगा कि साहब ये एक ट्रुथफुल अकाउंट है। अच्छा, सीताराम पांडे डेरात बहुत रहे, उन्हें लगता रहा कि हम लिखा तो कुछ उल्टा सीधा अंग्रेजन के बारे में लिख दे और हमारी पेंशनिया हुई यही बात। तो टारगेट ने उनसे कहा कि तुम्हारी पेंशन बंद नहीं होगी, तुम लिखो। तो सीताराम पांडे ने कि अंग्रेज कितने घूसखोर थे, अंग्रेज कितने बेईमान थे, अंग्रेज कितने करप्ट थे, कोई औरत सुंदर दिख जाए तो उसके पीछे कैसे भागते थे, मतलब दुनिया भर जो कुछ भी अंग्रेजों की बुराई हो सब लिख मारा उन्होंने। और साथ में जब ये किताब पहुंची तो फिलेट एक अंग्रेज हुआ करता था, उसने कहा कि साहब दिस इज एन अमेजिंग वर्क, और फिर उसको टेक्स्ट बुक बना दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी अंग्रेज भारत काम करने आना चाहता है उसको सीताराम पांडे पढ़ के इम्तिहान पास करना पड़ेगा। अरे हाँ, वो टेक्स्ट बुक हो गई उनकी। फिर उसका उर्दू में अनुवाद हुआ ख्वाबो ख्याल नाम से, और वो फौजी गजट में छपा। तो मतलब आपके पास रेफरेंस के तौर पर उर्दू मिल रहा था, इंग्लिश में आपको अंग्रेजी मिल रहा था। जिस भाषा में सीताराम ने लिखा अवधि, वो कहीं मिला ही नहीं। अच्छा, लंदन में एक नॉर्गेट एस्टेट है, तो हम वहां पहुंचे कि सब नॉर्गेट तो नहीं होंगे, उनके 3-4-5 पीढ़ी बाद का कोई आदमी हो सकता है उनके पास हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी डोंट हैव एनीथिंग, और आप अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है वही है, वी हैव नो क्लू कि अवधि वाला कहाँ गया।
तो सर अब ये इतना इंटरेस्टिंग किस्सा है सीताराम पांडे का, जब आपने हिंदी में लिखा, और अब मैं उत्साहित हूँ इसको स्टेज पर करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं इसको स्टेज पे लाऊंगा और आपसे सीताराम पांडे पे और गांधी जी पे फिर से बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और अगली बार हम लोग जरा तसल्ली से बैठ के तो और लंबी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।